तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 149 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था च्यूडुक नाम के एक बंदे को, और इस बंदे को हम ड्यूक मैन भी कह सकते हैं। हमें बताया गया था कि ड्यूक मैन एक बहुत खतरनाक बंदा है जो कि टॉम ली को काफी समय पहले से जानता है, और उसने ही टॉम की व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को काम दिया था एक पुलिस वाले को किडनैप करने का, और वो काम टॉम ने दिया है मैनेजर किम को, और मैनेजर किम ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब बस उन्हें किडनैप किए गए बंदे को ड्यूक मैन के पास पहुँचाना है। लेकिन सारा सिन ने मैनेजर किम को कहा है कि ड्यूक मैन के सामने अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक टाइप का बंदा है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ड्यूक मैन की जिंदगी के कुछ पुराने दिन, जिस वक्त ड्यूक मैन एक भिखारी हुआ करता था और उसके साथ उसके कुछ और भिखारी साथी भी हुआ करते थे। ड्यूक मैन यांग यांग बीच में आराम से लेट के अपने वही भिखारी वाले दिन याद कर रहा होता है जब वो एक भिखारी था। इतने में ही ड्यूक मैन का साथी योंगो उसके पास आता है और उसको बताता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाला बंदा यहाँ पे जल्दी ही पहुँचने वाला है होंगजिन पुलिस वाले को लेके। ड्यूक मैन अपने साथ के बंदे से पूछता है कि क्या ये काम बहुत ही आसानी से हुआ है या उसे मुश्किल हुई है इस काम को करने में। बट योंगो को ये खबर मिल चुकी होती है कि मैनेजर किम ने वो काम बहुत ही आसानी से कर लिया है। इसलिए ड्यूक मैन एक अंगड़ाई लेते हुए अपने झूले से हल्का सा उठता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अगर ऐसी बात है तब तो उसे इनाम मिलना चाहिए। हम उसे अपने साथ बैठ के बहुत ही अच्छा खाना खिलाएंगे। और जहाँ तक बात रही होंगजिन की, उसको जाके कहीं पे बंद कर दो। चल लौंडे, अब चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम इन लोगों के पास पहुँच चुके होते हैं, और ये तीनों बंदे एक रेस्टोरेंट की लाइन में अभी लगे हुए होते हैं। दरअसल ये जगह काफी ज्यादा फेमस होती है, इसलिए यहाँ पे हमेशा काफी ज्यादा भीड़ रहती है। और ड्यूक मैन मैनेजर किम को यही सारी बातें बता रहा होता है कि जब से शॉल से लेके यहाँ तक हाईवे बना है तब से चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। अब टूरिस्ट गैंगवान-डो के इस इलाके में बहुत ज्यादा भर भर के आते हैं। ड्यूक मैन मैनेजर किम से यही सारी की सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर किम उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देते। इसके बाद इन लोगों को अपना एक टेबल मिल चुका होता है जहाँ पे बैठ के ये खाना खाएंगे, और ड्यूक मैन अपनी चेयर में बैठते हुए मैनेजर किम को कहता है, ओह बाय द वे, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम्हें टॉम ने कभी हमारे बारे में बताया है? क्या टॉम ने तुम्हें बताया कि मेरे और उसके बीच में क्या रिश्ता है? फाइनली मैनेजर किम इतनी देर के बाद अब जाके बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि सुपरिटेंडेंट टॉम ने मुझे इसके बारे में बताया है, और अगर बताया भी होता तो मैं ऐसी चीजों को याद नहीं रखता जिससे मेरे मिशन का कोई भी लेना देना नहीं है। वो तुम तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो। मैं यहाँ टेबल में बस इसलिए बैठा हूँ क्योंकि सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा था तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए। अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं। इन लोगों के सामने इनका खाना आ चुका होता है और मैनेजर किम खाने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं, मेरे मन में जितने भी सवाल हैं मुझे उन्हें अपने मन में आने नहीं देना है, क्योंकि मुझे बस अपना काम करना है। काम काम होता है और एक क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट होता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं पर्सनली इस बंदे के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। लेकिन ड्यूक मैन मैनेजर किम के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होने में लगा होता है। वो बार बार मैनेजर किम से बातें करे जा रहा होता है। ड्यूक मैन अब भी मैनेजर किम को कहता है, तुम्हें पता है टॉम और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो और मैं तब से साथ में है जब मैं एक भिखारी हुआ करता था। भले ही मैनेजर किम इसकी बातें सुनना नहीं चाहते, लेकिन इसकी बातें इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि ये बोल रहा है ये टॉम के साथ उस वक्त से है जब ये एक भिखारी हुआ करता था, यानी कि टॉम भी उस वक्त एक भिखारी टाइप का बंदा हुआ करता था। और ये बात काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। देखो यहाँ पे लिखा है बैगर, और बैगर मतलब तो मेरे हिसाब से भिखारी ही होता है, बट इसका मतलब तुम ये मत समझना कि ड्यूक मैन और टॉम ली एक जगह पे बैठ के ऐसे करते होंगे, एम आई दे दे माई, मतलब ऐसे वाले भिखारी भी नहीं होंगे। थोड़ा बहुत मांग लेते होंगे, थोड़ा बहुत किसी की चोरी चकारी कर लेते होंगे, मार धाड़ कर लेते होंगे, इस टाइप के भिखारी थे वो। लेकिन प्री जनरेशन के टाइम में ड्यूक मैन रहता था गैंगवॉन में, और ड्यूक मैन गैंगवॉन का जाना माना भिखारी था। लेकिन उसी वक्त में शॉल में भी एक भिखारी हुआ करता था जिसका काफी ज्यादा नाम हुआ करता था, और ड्यूक मैन ने एक दिन सोचा होता है उस भिखारी से शॉल में जाके मिलने का। लेकिन जब ड्यूक मैन उस भिखारी से मिलने के लिए शॉल में गया था और वो भिखारी जब ड्यूक मैन लोगों के सामने आया था, तो ड्यूक मैन लोगों को उस भिखारी को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सामने एक पहाड़ आ चुका है। और उस वक्त ड्यूक मैन और टॉम ली एक दूसरे के आमने सामने आए थे पहली बार। लेकिन ड्यूक मैन गैंगवॉन का भिखारी आखिर शॉल में क्या कर रहा है ये बात देख के टॉम को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो कहता है, आखिर साला ये चल क्या रहा है? क्या तुम लोग मेरे हाथ से मरना चाहते हो? बट ड्यूक मैन उसके बावजूद भी टॉम की आंखों में देख रहा था, और प्रेजेंट मोमेंट में ड्यूक मैन जिंदा है। इसका मतलब अगर इसके टॉम के साथ पंगे हुए भी होंगे तो ड्यूक मैन बच चुका है, और इसका मतलब वो खतरनाक बंदा है। बट इनके भिखारी वाले दिनों के बारे में हमें अभी और कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता। लेकिन चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि लो किस्म का कैरेक्टर टॉम ली किसी टाइम पे एक भिखारी किस्म का बंदा हुआ करता था जो फटे हुए कपड़े और फटी हुई टोपी पहना करता था। तो खैर प्रेजेंट मोमेंट में ड्यूक मैन मैनेजर किम के सामने बैठ के यही सारी बातें कर रहा होता है और कहता है, अरे यार वो दिन सच में काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करते थे। सच में मैंने टॉम के जैसा मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? टॉम एक जीनियस है। टॉम सच में एक कमाल का फाइटिंग जीनियस है। और मैनेजर किम ने तो टॉम के साथ फाइट भी करी है, इसलिए उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं, हाँ
मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है सर, मैंने अपना खाना खत्म कर लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मैनेजर किम सीधा यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। ड्यूकमैन मैनेजर किम के पीछे आ रहा होता है उन्हें रोकने के लिए और कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? कम से कम यहाँ की कॉफी तो ट्राई करके जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ की कॉफी पीकर काफी ज्यादा मजा आएगा। माफ करना सर, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन इतने में ड्यूकमैन मैनेजर किम के कंधे में ही हाथ रख लेता है और उनके बगल में आके उनको कहता है, ओह कम ऑन, रुक भी जाओ, मुझे तुम्हें और भी बातें बतानी हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानना चाहते कि मैंने एक काम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को ही क्यों दिया? देखो, मैं इस मिशन के लिए इतना सारा पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, इतना सारा पैसा उड़ा रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने एक मामूली से पुलिस वाले को किडनैप करने के लिए आखिर तुम्हें क्यों हायर करा है? क्या तुम्हारे मन में अब भी क्यूरियोसिटी नहीं जागी है कि मैंने ये सब कुछ क्यों करा? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंजी अपने सीनियर लोगों के साथ जा रही होती है और उसकी सीनियर्स आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, बताओ ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है? जहाँ दोनों सीनियर्स आपस में बात कर रही होती है, वहीं मिंजी थोड़ा सा नर्वस लग रही होती है। और मिंजी नर्वस इसलिए लग रही होती है क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार वो कोई पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आ रखी है यहाँ पे। लेकिन मिंजी की सीनियर लोग उसको कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। इतने में ही ये तीनों लड़कियां वहाँ पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे इनको पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। इस जगह के अंदर जाते ही ये तीनों देखते हैं कि अंदर काफी ज्यादा चकाचौंध है, मतलब कि अंदर फुल पार्टी चल रही होती है, लोग मजे कर रहे होते हैं। लेकिन मिंजी ने ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। उसको तो लग रहा था ये बस एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे लोग चुपचाप से बैठ के खाना खा रहे होंगे, लेकिन इस रेस्टोरेंट के अंदर तो स्विमिंग पूल भी है। तो खैर मिंजी को ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो हैरी जो है वो भी इसी जगह पे काम करती है, जो कि अभी छुप के मिंजी को देख रही होती है। हैरी को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मिंजी यहाँ पे आई है, क्योंकि एक समय में हैरी जो बहुत ही ज्यादा रजवाड़ी किस्म की बंदी हुआ करती थी और अब ये रजवाड़ी किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रही है, ऐसा सबको पता चल जाएगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये गुस्से में अपने मन में मिंजी को देख के कहती है, आखिर इस मिंजी को भी पूरी दुनिया में बस यहाँ पे ही आने को मिला और कहीं नहीं जा सकती थी। वही दूसरी तरफ ड्यूकमैन अब भी मैनेजर किम को बोल रहा होता है, तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी जाग रही है ना कि मैंने तुम लोगों को हायर क्यों करा है ना? बताओ, तुम जानना चाहते हो ना? तुम जानने के लिए मरे जा रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखो, मैं जानता हूँ तुम जानने को मरे जा रहे हो, इसलिए बता दो मुझे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने में ही मैनेजर किम कहते हैं, तुम्हारे टारगेट का नाम है होंगजिन पार्क। वो कोई मामूली पुलिस वाला नहीं है, वो एक ऐसा पुलिस वाला है जिसको पुलिस वाला तुमने बनाया है। तुमने होंगजिन की पूरी तरीके से मदद करी है पुलिस वाला बनने के लिए, ताकि आगे चल के वो तुम्हारे काम आ सके। उसके पुलिस वाला बनने के बाद तुमने उसको वो सारी की सारी जानकारियां भी दी जिस वजह से उसका प्रमोशन हो सकता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो होंगजिन तुम्हारा ही इंसान है। होंगजिन और तुम एक दूसरे के काम आ रहे थे, लेकिन मतलब कि मैनेजर किम को सब कुछ पता होता है, वो बस कुछ बोल नहीं रहे होते क्योंकि मैनेजर किम को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इतने में ही ड्यूकमैन ही इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ, ये मेरा ही बंदा था, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। कमाल है, तुम काफी ज्यादा तगड़ा अंदाजा लगाते हो और तुम बिल्कुल सही हो। इसकी मदद से हम इस इलाके के कुछ बिजनेस के ऊपर और ज्यादा अपना राज करना चाहते थे, लेकिन इस हरामजादे को अचानक से हीरो बनने का भूत सवार हो गया, इसलिए इस हरामजादे ने हमसे सारे के सारे रिश्ते काटने की सोची। हरामजादा मुझे कॉल पे चिल्ला के बोल रहा था कि इसे अब ये गंदे काम नहीं करने हैं। साला बोल तो ऐसे रहा था जैसे हमारे बिजनेस में कोई गलत या फिर सही भी होता है। धंधे में कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इसे किडनैप करना है। मैनेजर किम अभी टॉम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे पता था यही सब कुछ होगा। जब मुझे पता चला था कि सुपरिटेंडेंट मुझे ये जॉब दे रहे हैं, उस वक्त सुपरिटेंडेंट की स्माइल मुझे ये बात बता रही थी, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बात बोल रही थी कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद ड्यूकमैन मैनेजर किम को एक इविल फेस के साथ कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुमसे अगला सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम इस पुलिस वाले को किस तरीके से हैंडल करते? सर, आखिर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बस ये बात जानना चाहता हूँ। तुम देखने में काफी ज्यादा समझदार लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी सोच जानना चाहता हूँ बस। अब मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते इस पुलिस वाले के साथ? मैनेजर किम होंगजिन पार्क को देख के अपने मन में कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि होंगजिन पार्क की मौत तय है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैनेजर किम ड्यूकमैन का जवाब देते हुए कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको छोड़ देता। क्या सीरियसली तुम इसको छोड़ देते? लेकिन क्यों? क्योंकि इसको ऐसे बांध के रखने का कोई भी सेंस नहीं है। क्योंकि अगर तुमने इसको जाने भी दिया तो भी ये किसी को ये नहीं बताएगा कि ये तुम्हारे साथ सीक्रेट डील किया करता था, क्योंकि इससे इसी को नुकसान होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके का धोखा दिया गया है, लेकिन इस इंसान को चोट पहुंचाने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वो
तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सही है योंग हो, तुम क्या इसके बारे में सोचते हो? योंग हो कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, हमें एक पुलिस वाले को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का पुराना पुलिस वाला इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। इसी के साथ योंग हो होंगजिन के पास भागता हुआ जाता है और उसके पेट में लगातार चाकू ही चाकू मार देता है। काफी सारे चाकू के अटैक करने के बाद होंगजिन निपट चुका होता है, यानी कि योंग हो एक बहुत ही बेरहम किलर है। और ड्यूकमैन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि इसको मारने से उन्हें कोई फायदा होगा या फिर नहीं, बस उसको अपनी दिल की आग शांत करनी थी। और इस पुलिस वाले को मारने की वजह से इन लोगों को कोई दिक्कत हो सकती है, इस बात की भी इन लोगों को कोई परवाह नहीं होती। और ये सब कुछ देख के मैनेजर किम को अब समझ आ रहा होता है कि टॉम ली ने उनको यहाँ पे क्यों भेजा है और इस वाले मिशन से उन्हें काफी सारे पैसे क्यों मिल रहे हैं। दरअसल टॉम मैनेजर किम को किसी भी कीमत में ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो बिना सोचे समझे बेरहमी से किसी को भी मार दे, लेकिन मैनेजर किम ऐसे नहीं है। होंगजिन को निपटाने के बाद ड्यूकमैन मैनेजर किम को ऑफर देता है उनके लिए काम करने के लिए। ड्यूकमैन मैनेजर किम को समझाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें मेरा राइट हैंड बनना होगा और तुम्हारा काम बस इतना सा होगा। योंगहो कहता है, तुम्हें सबको जान से मारना है। यप, इसने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें बस सबको जान से मारना होगा। योंगहो भी पहले बहुत ज्यादा शरीफ हुआ करता था, लेकिन पैसों की वजह से ये भी काफी बदल चुका है। मैनेजर किम को सब कुछ समझ आ रहा होता है कि टॉम क्या चाहता है, ये बंदा क्या चाहता है और अब आगे क्या होगा ये मैनेजर किम के फैसले पे डिपेंड करता है। पहले मैनेजर किम थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद ड्यूकमैन को कहते हैं, इस वक्त मैं एक दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हें पहले मेरे सुपरिटेंडेंट से बात करनी होगी। अगर तुम्हें मुझे हायर करना है तो तुम्हें सबसे पहले सुपरिटेंडेंट को ये सब कुछ बताना होगा। ड्यूकमैन कहता है, मैंने बताया ना, टॉम और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे हायर करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो काफी सारे लोगों की कहानियों का हिस्सा है, जिसे काफी सारे लोगों के एहसान चुकाने हैं जो अब भी बाकी हैं। इसलिए मुझे हायर करना तुम्हें सस्ता नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ सर मुझे हायर करने की फीस को देने के लिए आप तैयार हो। और ये बात सुन के तो ड्यूकमैन के पेट में गुदगुदी हो चुकी होती है कि वाह क्या बंदा है। और ऑब्वियसली ड्यूकमैन जितना मर्जी उतना पैसा देने के लिए तैयार होता है इस बंदे को हायर करने के लिए। और आपको बता दूं, अगर ड्यूकमैन ने मैनेजर किम को हायर कर लिया तो वो मैनेजर किम से बहुत ही उल्टे उल्टे काम करवाने वाला है। और मैनेजर किम वो उल्टे काम करेंगे या फिर नहीं, और करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि ड्यूकमैन भिखारी अब भिखारी नहीं है, अब ये भिखारी बड़े लेवल्स के गेम खेलता है, इसलिए उसे अब इस इंडस्ट्री का लेजेंड कहा जाता है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।